स्टार्ट। वंस अगेन गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? इट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बाय दिस नेम क्या आता है तुम्हारे दिमाग में कि क्या होगा इस सब्जेक्ट में? फाइनेंशियल मार्केट होगा मैम, और क्या होगा? चलो फाइनेंशियल मार्केट तो होगा, पर फाइनेंशियल मार्केट में आता क्या है? Like we are money exposed market. the stock markets and money markets and स्टॉक bond market मार्केट, also. मनी मार्केट, राइट? Securities, बैंक्स, राइट? debt instruments, bonds. bonds, equities, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए तुम्हारे, जितने भी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। Derivatives, ma'am, financial derivatives. फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इतना डिटेल में नहीं है, हाँ बट थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा सिलेबस ही दिखाती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। मैम इसमें थ्योरी ज्यादा होगी या प्रैक्टिकल? थ्योरी पार्ट ज्यादा है इसमें। मैम थ्योरी और practical कितना कितना वेटेज होगा फिर भी आइडिया? मान लो वाला 80 to 85% तो थ्योरी है, 15 to 20% मतलब वेरी करता है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सिलेबस सबको विजिबल है? yes मैम। Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी फर्स्ट यूनिट में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, क्या मतलब होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का? अभी बस हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस का। ठीक है, कौन बोल रहा था क्या मतलब होगा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का? एनीवन? कोई भी एक प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का नाम बता दो, बहुत प्रोमिनेंट। CDSL, सीडीएसएल बोल सकते हैं, बहुत ही एक प्राइमरी एग्जांपल है इसका, तो डेली डीलिंग करते होंगे तुम। ब्रोकर मैम, ब्रोकर। मोतीलाल ओसवाल, Ma'am UPI. चलो, बैंक्स क्या होते हैं? बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स नहीं होते? Yes, ma'am. UPI. तभी बोली थी। यूपीआई तो प्लेटफॉर्म हो गया एक तरीके से। ठीक है, वो तो पेमेंट इंटरफेस है। मैं बस एक बात कर रही हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन जो एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा हो। ठीक है, और बताओ। चलो, एक तो मैंने बैंक बता दिया, और क्या हो सकते हैं? सीडीएसएल बता दिया उसने, और And SEBI Insurance companies, ma'am. कौन सी कंपनी? Insurance. इंश्योरेंस कंपनी, राइट? और आरबीआई। आरबीआई तो क्या है? सबको पता है, आरबीआई तो रेगुलेटर है। काइंड ऑफ ऐसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का भी काम करता है कभी कभी, बट इट इज इन दी रेगुलेशन। मतलब मेन उसका काम क्या है? NSE रेगुलेटरी फिंग। मैम क्या LIC, बोला? एक एक करके बोलो। मैम Ma'am LIC, LIC, हाँ, Ma'am, ये RTAs and इंश्योरेंस clear कंपनी है, transfer agents and RTAs. राइट? ठीक है, तो तुम्हारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? तुम्हारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का क्या प्रोसेस है। रुको, मैं हाईलाइटर यूज करती हूँ। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है, डिस इंटरमीडिएशन क्या होता है, तुम्हारी काइंड ऑफ इंटरमीडिएशन क्या है। ठीक है, देन हाउ द फंड इज फ्लोन इन द इकोनॉमी, देन टेक्सोनॉमी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? डिफरेंट कैटेगरी, कैसे फाइनेंशियल मार्केट को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, ऑन व्हाट बेसिस हम उनको डिवाइड करते हैं, राइट? देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या है कि तुम्हारे क्या क्या मेन रेगुलेटर्स हैं। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? RBI, RBI. आरबीआई। स्टॉक मार्केट्स का रेगुलेटर कौन है? SEBI. सेबी। सेबी। ठीक है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनका रेगुलेटर कौन है? IRDA। आईआरडीए, राइट? एंड पेंशन फंड जितने भी होते हैं उनका? नेशनल पेंशन ट्रस्ट, EPF।
नहीं मैम NSC, EPFO, नहीं मैम एनपीएस होता है नेशनल पेंशन ट्रस्ट, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। एनपीएस तो नेशनल पेंशन स्कीम है। नहीं मैम वो उनका किसी ने डिपार्टमेंट कुछ है मैम, बोला, वो एक वर्किंग भी करते अथॉरिटी हैं। बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने पीएफआरडीए पेंशन फंड। पीएफआरडीए, राइट, मैम पेंशन पीएफआरडीए। फंड के अंदर ही ना एनपीएस काम करता है, जो पूरे इंडिया की हैंडलिंग करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। हाँ एनपीएस बट मैं तो रेगुलेटर, हाँ करता तो है, एनपीएस इज हाँ काइंड ऑफ अ रेगुलेटर सही स्कीम, है बट सही है। तुम्हें इसका हाँ रेगुलेटर कौन है उनका, पीएफआरडीए, ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट PFRDA यूनिट क्या है, इट इज अबाउट दी बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कॉन्सेप्ट है बैंकिंग का, क्या बैंकिंग के प्रिंसिपल्स है, मतलब क्या मेन प्रिंसिपल्स पे बैंकिंग काम करती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, देन बैंकिंग रेगुलेशंस, देन रोल ऑफ द मार्केट रेगुलेटर्स, बैंकिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, की मार्केट प्लेयर्स क्या है, देन उनका इवैल्यूएशन, राइट। देन आते हैं हम कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में हम मेन डिस्कस करेंगे तुम्हारी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, देन अगेन उसकी रेगुलेशन, उसकी की मार्केट प्लेयर्स एंड इवैल्यूएशन। फोर्थ यूनिट में तुम्हारा है डेट मार्केट, ठीक है। डेट मार्केट में हम पढ़ेंगे तुम्हारी मनी मार्केट, ठीक है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसके की मार्केट प्लेयर्स एंड इवैल्यूएशन। देन आता है तुम्हारा अदर मार्केट्स। अदर मार्केट में हम क्या पढ़ेंगे कि क्या तुम्हारी फी बेस्ड सर्विसेज होती हैं, क्या तुम्हारी फंड बेस्ड सर्विसेज होती हैं, उन दोनों का हम डिफरेंस पढ़ेंगे। देन क्या क्या ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। देन की मार्केट प्लेयर्स कौन है उस सेगमेंट में, ये सब पढ़ेंगे। देन इन द लास्ट यूनिट, योर 6th यूनिट विल स्टडी कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ठीक है। हाउ द इंटरनल कैपिटल फ्लो, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो कैसे होता है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। देन उसका हमारा लास्ट में क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल फाइनेंशियल मार्केट। दिस इज योर होल Okay. सिलेबस, ठीक है। अब सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट यूनिट। सबसे पहले आता है फर्स्ट यूनिट में तुम्हारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई बता सकता है क्या है फाइनेंशियल सिस्टम? एनीवन? Related to exchange of money, जहाँ पे राइट, मतलब Bank, चलो एक्सचेंज, बैंक्स हो गए, बैंक इसमें क्या हो गए, एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस है जिनके yes, थ्रू हम फाइनेंशियल Ins- सिस्टम वर्क करता है। right, ma'am. मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है इसका क्या? हुआ नहीं स्टार्ट, मैंने स्टार्ट किया था, आया नहीं तुम लोगों के पास मैसेज? हाँ हो रहा है हो रहा है ना, हो रहा है, ओके। वापस। देन अभी हमने क्या डिस्कस किया कि बैंक एक क्या है, बैंक इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें बहुत सारी अलग अलग और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। और क्या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में? देखो किसी ने बोला एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, ठीक है, किसी ने बोला बैंक्स होते हैं, ठीक है, और भी तो लोग इन्वॉल्व होते होंगे ना, सिर्फ बैंक से ही थोड़ा फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल Ma'am, इन्वेस्टर्स हो saving, गए, इन्वेस्टर्स हो गए, किसी ने कुछ और भी बोला, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए,
ठीक है, तुम्हारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सुने ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, Yes, ma'am. ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, ये भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो एक बेसिक डिफाइन क्या है तुम्हारे फाइनेंशियल सिस्टम की, अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या मतलब है, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब वो इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ सकते हैं तुम्हारे, देयर आर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, तुम्हारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए, ठीक है। अब ये सब इन टोटल ये सब काम क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ फंड्स, ठीक है। तुम बैंक में देखोगे, बैंक में एक्सचेंज ऑफ फंड्स होता है, राइट। इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ फंड्स ही है, तुम प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है। देन अगर तुम इंश्योरेंस क्लेम करते हो देन वो तुमको पे आउट देते हैं, राइट। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में भी तुम फंड से क्या कर रहे हो, स्टॉक्स बाय कर रहे हो, राइट। देन मेन पॉइंट क्या हो गए, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, ऑन द लेवल ऑफ फर्म पे एग्जिस्ट करता है, रीजनल लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी, राइट। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें भी एक फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, डू यू अग्री, बताओ, Yes. राइट। एक रीजनल लेवल पे भी एग्जिस्ट करेगा, एक छोटी कंपनी के लेवल पे एग्जिस्ट करेगा, नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करता है, एंड ऑन द ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Borrowers, lenders, and investors exchange current funds to finance projects and either for the consumption or the productive investments to pursue a return on their financial assets. ठीक है, अब ये जो exchange of fund हो रहा है, what is the purpose of that exchange of fund? ठीक है, अगर being a borrower मैंने exchange of fund किया तो मेरी requirement क्या हो सकती है, बताओ। बोलो, अगर मैंने बैंक से लोन लिया, or buy something. बाय समथिंग, ठीक है, मेरे को कार खरीदनी है, मेरे को घर खरीदना है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल देखो, कंजम्पशन पर्पस के लिए मैंने कोई पर्सनल लोन ले लिया बैंक से, राइट। और अगर मेरे को अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, तो बैंक से क्या करूंगी, मैं बिजनेस लोन लूंगी, राइट। दैट वुड बी फॉर द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब चलो बैंक ने तो मेरे को लोन लिया, तो व्हाट इज द बैंक गेटिंग इन दिस ट्रांजैक्शन, बैंक को क्या मिलेगा, Interest on that loan. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट क्या है बैंक का, दैट इज द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, Yes. ma'am. राइट, ठीक है। तो ये सारा काम, मतलब जो ये सारा प्रोसेस है, ये हो क्यों रहा है, ठीक है, टू फंड द प्रोजेक्ट्स ईदर फॉर द कंजम्पशन और द प्रोडक्टिव यूज, एंड और जो तुम्हें फंड कर रहा है, जो अदर साइड ऑफ द पार्टी है, व्हाई दे आर डूइंग इट, फॉर गेटिंग द रिटर्न्स ऑन देयर फाइनेंशियल एसेट्स। क्लियर, दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। Then we'll move on to the what is the stable financial system. Every economy, जो भी every economy aim for the stable financial system, ठीक है। जो भी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी हो गई, ठीक है, यूएस हो गई, ठीक है, सारी कंट्रीज क्या टारगेट कर रही है कि उनका जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम रहे, राइट। अब बताओ क्यों ये स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम को टारगेट करती है, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आगे जाके. और Minimize दिक्कत नहीं आती इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमी के लिए कि इकोनॉमी स्मूथली चलती रहे, राइट, कि कोई डिफॉल्ट ना हो, So is ठीक है, कोई भी अंडर यूज रिसोर्सेज ना रहे। क्या बोला, किसी ने कुछ बोला, so it is able to absorb the market shocks and movements. राइट, ठीक है, कोई भी एडवर्स मार्केट सिचुएशन आए उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो जो भी सारी इकोनॉमीज होती हैं, every economy in the world, they target for the stable financial system. What is the stable financial system? It is a system capable of efficiently allocating resources, assessing and managing financial risk, and maintaining employment level close to the economy natural rate. ठीक है, और क्या पॉइंट्स हैं, eliminating relative price movement of real or financial assets that will affect the monetary stability or employment level.
ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क का, ठीक है, दैट इज द मेन टारगेट ऑफ योर स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम. I hope these 3 points are clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. करते हैं. Then आते हैं हम फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया. अब इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम अगर तुम देखोगे, इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. ठीक है, तुमने खुद भी ऑब्जर्व करा होगा. वन इज द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम एंड अदर वन इज द अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, राइट. अब तुम्हारा जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स है उसमें तुम्हारी 4 कैटेगरीज हैं. These all 4 categories we will study. ठीक है, क्या क्या है इसमें? तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है, these all comes under the organized system. अब अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स में क्या है? तुम्हारे चिट फंड बिजनेस है, लोकल बैंकर्स हैं एंड द मनी ब्रोकर्स हैं. ठीक है, ये सारे तुम्हारे क्या है? जो लोकल तुम्हारे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो मनी लेंडिंग करते हैं. ठीक है, दोस कम अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. एनी डाउट इन दिस? आगे बढ़ते हैं. देन व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ योर फाइनेंशियल सिस्टम? ठीक है, फर्स्ट मेन फंक्शन क्या है? इट इज प्रोड्यूसिंग इनकम अबाउट द पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एंड एलोकेटिंग कैपिटल. ठीक है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है इस पॉइंट को? क्या मतलब है इस पॉइंट का? Which one, ma'am? First point, producing information about possible investments and allocating capital. बताओ. मैम यही जो कि भी हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हम उसमें देख सकते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं. देखो, अगर तुम्हारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एफिशिएंट होगा तो उसमें क्या होगा? इंफॉर्मेशन सिमेट्री होगी. ठीक है, इंफॉर्मेशन सिमेट्री क्या है? कि सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. ठीक है, कंपनी जो है वो अपनी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे एंड सारी जो जितनी भी उनकी एक्टिविटीज है उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर करेंगे, राइट. तो अगर देखो फॉर एग्जांपल तुम एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तुम्हें किसी शेयर में. ठीक है, अगर हमारा एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम है तो कंपनी की जितनी भी वर्किंग है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने न्यू फैक्ट्री खरीदी, ठीक है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट में अवेलेबल होगी, क्योंकि जो कंपनी है उसको सारे अपने जितने भी फाइनेंशियल फैक्ट्स हैं उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट. Yes. ठीक है, अगर वो डिस्क्लोजर होगा, अगर वो ट्रांसपेरेंसी होगी, देन ओनली द इन्वेस्टर विल बी एबल टू डिसाइड कि मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना. ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से मतलब स्टॉक पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, देन एलोकेटिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि ये एक XYZ कंपनी है, एक न्यू कंपनी सेटअप कर रही है. ठीक है, ये एक न्यू बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रही है. फॉर एग्जांपल ये अभी बिस्किट बनाती थी. ठीक है, नाउ दे आर एंटरिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नमकीन. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास है. ठीक है, देन इन्वेस्टर विल बी एबल टू डिसाइड कि यार कि ये कंपनी आई डोंट थिंक कि इसमें डाइवर्सिफाई करेगी तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, राइट. क्लियर है ना सबको? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सर्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस आफ्टर प्रोवाइडिंग फाइनेंस. क्या मतलब होगा इस चीज का? बताओ. फॉर एग्जाम्पल तुमने एक XYZ कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, अब क्या करोगे तुम? मैम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीन्स शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो. ठीक है, और मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट्स? उस इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना, time जहाँ पे time इन्वेस्टमेंट check करेंगे. the investment को ट्रैक करेंगे शेयर ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा क्या. क्या बोलो, एक करके बोलो. To check the investment whether it is properly invested in a particular things or not.
And मैम रिटर्न्स क्या जनरेट कर रही है कंपनी? P&L वगैरह भी देखेंगे। P&L वगैरह भी देखेंगे। देखो, अब तुमने एक कंपनी में पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना तुम इन्वेस्ट करके भूल जाओगे, नो, राइट? तो क्या करोगे, तुम उस कंपनी को प्रॉपर्ली मॉनिटर करोगे कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कंपनी के क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, कि कंपनी जो तुमने पैसा उस पे इन्वेस्ट करा है, आर दे एबल टू जनरेट सम रिटर्न ऑन इट, ठीक है, कि मतलब तुमने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, कंपनी ने ऐसा तो नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है, लॉस रिपोर्ट कर दिया, मतलब तुम्हारे पैसे और डूब गए हैं, ठीक है, शेयर प्राइस जब तुमने खरीदा था उसका 100 रुपीज चल रहा था, अब उसका शेयर प्राइस 80 आ गया, ठीक है, दैट इज योर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुम अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करोगे कि तुम्हें कोई लॉस तो नहीं हो रहा है। देन सेकंड पॉइंट द कम एक्सर्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्सर्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या मतलब है कि जो भी तुम्हारे मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, दे शुड एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर शेयर होल्डर्स, राइट? जो तुम्हारे शेयर होल्डर्स हैं एंड देयर तुम्हारे जो मैनेजमेंट है, उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? एजेंसी रिलेशनशिप होता है। यस मैम। पढ़ा होगा तुम लोगों ने कभी एजेंसी रिलेशनशिप, याद है? Yes, ma'am. एजेंट रिलेशन, यस। एजेंट्स क्या होता है एंड बताओ? टाई अप कौन होता है उन दोनों। प्रिंसिपल है, कौन एजेंट, कौन एजेंट होता है? मैम प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स होते हैं और एजेंट मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उन्हें मैनेज करता है। ठीक है, तो तुम्हारे शेयर होल्डर्स क्या है? दे आर द प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स क्या है ना, तुम्हारे मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है? जो तुम्हारी मैनेजमेंट है, दे शुड एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स, राइट? तो एक्सर्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि अब तुमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, नाउ यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। एक्सर्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इस सेंस में क्या मतलब है? अगर तुम उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, नाउ यू विल इंश्योर कि जो उसकी मैनेजमेंट है वो तुम्हारे फेवर में एक्ट करेगी, राइट? बोलो। यस मैम। यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Facilitating the trading, diversification and the management of risk. Being in the financial system, अब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल है, तुम्हें नहीं पसंद आई वो कंपनी, तुम क्या करोगे? स्टॉक मार्केट में उसको सेल कर दोगे, ठीक है। और क्या कर सकते हो? तुम्हें लगा यार इस स्टॉक में ज्यादा रिस्क है, ठीक है, आई शुड इन्वेस्ट इन, या फिर इस सेक्टर में मेरे को ज्यादा रिस्क लग रहा है, मुझे एफएमसीजी सेक्टर में नहीं इन्वेस्ट करना, मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तुम क्या करोगे? थोड़े से अपने पोर्टफोलियो में ऑटोमोबाइल सेक्टर के भी शेयर्स ले लोगे, राइट? तो इसलिए क्या होगा? तुम्हारा रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा थर्ड फंक्शन ऑफ फाइनेंस सिस्टम। क्लियर है सबको? यस मैम। देन आता है तुम्हारा फोर्थ पॉइंट, इज द मोबिलाइजिंग एंड पूलिंग सेविंग। कौन काम करता है मोबिलाइजिंग एंड पूलिंग सेविंग का? सबको पता होगा ये। Financial institution says म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता है, और बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सबसे पहले तो बैंक ही करते थे। क्या बोला? और डिस्टर्बेंस थी तुम्हारी वॉइस में, किसी ने लास्ट में कुछ बोला ना? Alternate investment. हाँ, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं? क्या जितने भी जैसे स्मॉल डिपॉजिटर्स हो गए, ठीक है, उनके पैसे क्या करते हैं? तुम जैसे अगर हम लोग हैं, हम क्या करते हैं? विल कीप आवर अमाउंट इन द सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब उस सेविंग अकाउंट में जितने भी डिमांड डिपॉजिट है, बैंक क्या करता है? उन डिमांड डिपॉजिट को पूल करता है, देन उसको क्या करता है? वो फर्दर लेंड कर देता है। दिस इज हाउ द बैंक वर्क्स, राइट? तो बीइंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो कैसे सपोर्ट करते हैं? दे हेल्प इन मोबिलाइजिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे हेल्प इन पूलिंग ऑफ सेविंग्स, ठीक है, लोग उनके पास आके डिपॉजिट करते हैं। देन दे हेल्प इन द मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। मोबिलाइजिंग का क्या मतलब है? कि फ्रॉम दे कलेक्टेड फ्रॉम द डिपॉजिटर्स, देन दे गिव इट टू द बायर बोरोवर्स। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। yes दे ma'am. इज एजिंग दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बताओ कैसे एजिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में?
How exchange of goods and services made easy through a financial system? Ma'am, discounts, refunds. वो तो बात की बात आ गई, नॉर्मल ट्रांजैक्शन में बताओ कैसे कर सकते हो? रियल टाइम ट्रांसफर वो होते हैं, इजी होता है रियल टाइम ट्रांसफर। ट्रांसफर होता है, ठीक है। तुम्हें कुछ भी सामान खरीदना है, तुम जाके क्या करते हो? यूपीआई कर देते हो, ठीक है, इजीली परचेज कर देते हो, ठीक है। क्या होगा? तुम्हारे बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो जो तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो सब स्मूथली चलता है थ्रू द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। देन तुम्हारा लास्ट पॉइंट होता है प्रमोट द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग। अब पहले कोई मेरे को मीनिंग बताओ, फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग का क्या मीनिंग होता है? ये तो पहली बार। To make the process and enhance the finance to the organization or department in a complete way. नहीं, Okay, sorry. फाइनेंशियल डीपनिंग कुछ तो सोचो किससे रिलेटेड होता होगा? मनी सप्लाई, Allocation of resources. एम्प्लॉइज somewhat को चलो अपग्रेड करना, allocation। फाइनेंशियल एम्प्लॉइज को अपग्रेड करना, जैसे कोई डिपार्टमेंट में फाइनेंस की स्टडीज के लिए। नहीं नहीं नहीं, Fixed. च- Related to loan. फिक्स्ड लोन से क्या? बैंकिंग सर्विसेज मान लो, चलो बैंकिंग सर्विसेज बोल सकते हो, तुम फाइनेंशियल सर्विसेज बोल सकते हो, Fixed. चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, फाइनेंशियल डीपनिंग का क्या मतलब है कि तुम कितनी वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जनरेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब तुम्हारे जो वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन है या फिर नंबर्स ऑफ तुम्हारी ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब तुम इसको मेजर कैसे करते हो कि तुम्हारे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू योर जीडीपी। दैट इज हाउ द फाइनेंशियल डीपनिंग इज मेजर्ड। सबको, या फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गई, या फिर तुम्हारे वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए। देखो जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई तो म्यूचुअल फंड सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, देन इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। ये सारा क्या है? इट्स ऑल आर इन्वॉल्व इन योर फाइनेंशियल डीपनिंग प्रोसेस। क्लियर हुआ फाइनेंशियल डीपनिंग? यस। ठीक है, मैम देन एक बारी आते और हैं ब्रॉडनिंग। एक बारी देखो फाइनेंशियल डीपनिंग क्या है कि तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही है, ठीक है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ये नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ एक्सचेंज ऑफ फंड कितना हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा कितना फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज हो रहा है, कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड बाय किया, कितने लोगों ने तुम्हारा इंश्योरेंस बाय करी, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी सेल आउट, those all are covered in your process of financial deepening। क्लियर हुआ? यस यस मैम। ठीक है, अब आते हैं हम फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग पे। ब्रॉडनिंग में क्या है? अब ब्रॉडनिंग तुम एक सिंपल टर्म से समझ सकते हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, ठीक है। जितने भी तुम्हारे रूरल सेक्टर्स हैं, जितने भी तुम्हारे अनबैंक्ड पीपल हैं, ठीक है, उनको तुम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। यू आर गेटिंग मोर एंड मोर पीपल इन्वॉल्व अवेलिंग दी सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, ब्रॉडनिंग को तुम कैसे मेजर कर सकते हो कि कितने लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाए, ठीक है, कौन कौन से एरिया में तुमने बैंक सेटअप करे, ठीक है, कितने रूरल एरियाज में तुमने बैंक ब्रांचेस ओपन करी, ठीक है। किसी भी फंक्शन में किसी को भी डाउट है? मैम एक बार डीपनिंग वाला फिर से रिपीट कर देंगे? देखो, डीपनिंग इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, कितना volume अमाउंट तुम जनरेट कर, वॉल्यूम ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, you mean that ठीक है, कितना, gross transaction value kind of? हाँ, यस, वैल्यू इज द अबाउट द अमाउंट, वैल्यू कितनी तुम तुम्हारी मार्केट वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल सर्विसेज, Okay, thank you. ठीक है।
Any doubt in any of these functions? No. No, ma'am. आगे बढ़ते हैं. Then इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज योर ऑर्गेनाइज्ड, अनदर वन इज योर अनऑर्गेनाइज्ड. राइट? याद है ना अभी इससे पहले वाली स्लाइड पे? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसमें हमने 4 मेन पॉइंट करे थे. क्या क्या वो मेन पॉइंट थे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है, अब इसी कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले तुम्हारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे क्या क्या आता है. It is the banking, non-banking institutions, development institutions, regulatory institutions, and others. Then, अब financial markets क्या क्या classification है तुम्हारा? Organized and unorganized market हो सकता है. ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? Primary and secondary market, money market and capital market. ठीक है, अब financial instruments तुम्हारे क्या हो सकते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मैच्योरिटी क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. कोई डाउट है किसी को इसमें? ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है. आगे बढ़े ना. चलो, and then लास्ट क्लासिफिकेशन में क्या आता है तुम्हारा? फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है? बैंकिंग सर्विसेज हो गई, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज हो गए, अंडर राइटिंग हो गए, कंसल्टेंट हो गए, क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज हो गई. ठीक है, तुम्हारे जितने भी क्लियरिंग हाउसेज हो गए, ये सब आते हैं. देन द मार्केट मेकर्स, ब्रोकर्स हो गए तुम्हारे. ठीक है, ये सब आते हैं तुम्हारी फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपोनेंट में. देन अब जो तुम्हारी फाइनेंशियल मार्केट्स है, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज. ठीक है, सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लेम. ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम में क्या है? तुम्हारी डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट है. Anyone who can tell me what is the difference between the debt market and the equity market? Yes, ma'am. Debt related to debentures, long-term loans, equity related to equity shares and preference share. ठीक है, और क्या मेन एक डिफरेंस होता है दोनों में? Debt market is a long-term loan. Debt is a loan which the company to pay. Equity is the company's assets, company's fund. इक्विटी ठीक है, शेयर होल्ड करने से आपको कंपनी के शेयर में पार्ट मिलता है, बट डेट मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता. एक मेन कीवर्ड तुम बोल रहे हो, that is the ownership. Equity market Yes, is the ownership, owner's fund and debt is the outside borrowings. Outside borrowings, right? ठीक है, अब बता ओनरशिप किस केस में होती है? डेट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में? Equity market में ownership Equity में ownership होता है. तो एक एक करके बोलो, मेरे को समझ नहीं आया कौन बोल रहा है. Equity में ownership होता है. Ownership होता है बस. इक्विटी में ओनरशिप होता है, डेट मार्केट में तुम्हारा ओनरशिप नहीं होता है. इट्स जस्ट लाइक अ लोन. Debt is a long-term loan. Loan type. ठीक है, तो ओनरशिप इज द कीवर्ड हियर. ठीक है, डोंट फॉरगेट कि ओनरशिप नहीं लिखोगे, ओनरशिप कीवर्ड है. देन आते हैं बाय द मैच्योरिटी ऑफ क्लेम. ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ क्लेम में क्या आता है तुम्हारा? मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट. क्या होता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट? थोड़ा बहुत तो याद होगा कुछ. money market means ma'am banks and all and capital market means नहीं कोई बात नहीं. कमर्शियल पेपर आते हैं मनी मार्केट के अंदर, और इसके अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी होता है मैम. जैसे प्राइमरी के अंदर आईपी होते हैं और सेकेंडरी होता है अपना शेयर मार्केट वगैरह. मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाते हैं एंड कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए. परफेक्ट. देखो मनी मार्केट में क्या है? ऑन द बेसिस, हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम है, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम. तो जो तुम्हारी मनी मार्केट है, इट इज द शॉर्ट टर्म मार्केट. ठीक है, इसमें जो भी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी मैच्योरिटी क्या होती है? इट इज ऑफ लेस देन 1 ईयर. राइट. अब जो तुम्हारी कैपिटल मार्केट है, इट इज द लॉन्ग टर्म मार्केट. ठीक है, इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी क्या होती है? मोर देन अ ईयर की होती है. राइट. क्लियर है ना सबको? एम आई गोइंग टू फास्ट? क्लियर हो रहा है ना सबको? yes 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 Yes, ma'am. Yes, ma'am.
थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बाय द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब टाइमिंग और डिलीवरी में क्या है, वन इज द कैश मार्केट एंड अदर वन इज द फ्यूचर्स मार्केट। Just बताओ क्या market. डिफरेंस होता होगा दोनों में? मैम कैश मार्केट में इंस्टेंट सेटलमेंट होता होगा और फ्यूचर मार्केट में जो नहीं, पेमेंट का सेटलमेंट फ्यूचर्स में होता फ्यूचर होगा। में क्रेडिटर्स आ जाते हैं। फ्यूचर्स में क्या जाता है? मैम फ्यूचर का मतलब उसमें फ्यूचर में देखी जाएगी मैम कैश के कैश प्रेजेंट टाइम में। मैम कैश मार्केट में जो सेटलमेंट या ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ऑन द स्पॉट होती है, बट फ्यूचर मार्केट्स में हम एक पर्टिकुलर डेट पे वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें बाय करने हैं या वो राइट्स कर देते हैं हमारे पास। कैश मार्केट में क्या होगा कि तुमने आज ट्रांजैक्शन या अग्रीमेंट में एंटर किया, आज ही उसकी सेटलमेंट हो जाएगी, राइट। फ्यूचर मार्केट में क्या होगा, तुमने आज अग्रीमेंट किया बट जो भी तुम्हारा एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड क्या है वो फ्यूचर डेट पे होगा। ठीक है, याद होंगे तुम कुछ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े होंगे, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स, याद है? मैं बॉन्ड Yes, लाइक नहीं, बॉन्ड्स नहीं आते उसमें। ठीक है, देन आता है तुम्हारा फोर्थ कैटेगरी विच इज दी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें क्या टाइप है, वन इज योर एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एंड अदर वन इज योर ओवर द काउंटर मार्केट। अब बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? मैम ओवर द काउंटर में बीच में जो क्लियरिंग हाउस होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व होता है। वेरी गुड, राइट। ठीक है, ओवर द काउंटर मार्केट क्या है कि जो दोनों पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही हैं वो आपस में खुद से सेटलमेंट कर लेंगी। ठीक है, देयर इज नो इंटरमीडिएट। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडिंग मार्केट में क्या है कि तुम क्या करोगे, तुमने जो भी ट्रेड करना है यू विल गिव दैट ट्रेड, या फिर जो भी तुम्हारा कोट होगा वो तुम किसको दोगे, एक्सचेंज को दोगे। ठीक है, देन ब्रोकर थ्रू विल द बी इन्वॉल्व। एक्सचेंज, क्या बोल रहे हो? मैम ब्रोकर इन्वॉल्व होगा। ब्रोकर इन्वॉल्व होगा या फिर एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जो भी तुमने तो अपना ट्रेड कोट करना है तुम एक्सचेंज को ऑर्डर दोगे, देन एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज में क्या है, तुम्हारा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है विच इज दी स्टॉक एक्सचेंज। ओके मैम। इस केस में क्या है, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे को डील नहीं कर रहे हैं। अगर तुमने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बाय किया, यू डोंट नो कि वो शेयर किसने सेल किया था। क्लियर है सबको? यस मैम। ओवर द ब्रोकर काउंटर वाले का कोई एक एग्जांपल बता देंगे? ओवर द Over the काउंटर में counter. तुम्हारा होता है जैसे फॉरवर्ड अग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो दोनों पार्टी है बायर एंड सेलर्स जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से डील करते हैं। ठीक है, पर मैं ओके मैम। ये मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि which one is buyer और मैम कौन सा लाइक seller है? वी आर परचेज लैंड। परचेज ऑफ लैंड बोल सकते हो, जिसमें देखो कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें बायर एंड सेलर्स आपने सामने बैठ के सेटलमेंट कर रहे हैं ना, दैट इज दी ओवर द काउंटर सेटलमेंट। Okay. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में कैसे होगा ओवर द काउंटर? फाइनेंशियल मार्केट में जैसे तुम्हारे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, थ्रू अ ब्रोकर, देखो ब्रोकर इन्वॉल्व होगा, बट क्या होगा, जो बायर एंड सेलर होंगे वो आपस में बैठेंगे, देन दे विल डिसाइड कि इस डेट पे मुझे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मान लो तुम्हारा किसी भी एक कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कि मैं फ्यूचर डेट में तुम्हें ये आइटम इस अमाउंट पे सेल करूंगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सेलर हूँ, यू आर दी बायर। ठीक है, तुमने बोला कि ये कोई भी कमोडिटी, फॉर एग्जाम्पल मान लो गेहूं मान लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ गेहूं। ठीक है, वीट तुम मेरे को सेल करोगे आफ्टर अ मंथ ऑफ दिस प्राइस ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, अब तुम सेलर हो, मैं बायर हूँ। ठीक है, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब आफ्टर मंथ ये क्या होगा, हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर अग्रीमेंट। हमारे बीच में कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो इंटरमीडिएट कि जो हमारी सेटलमेंट कराने आएगा। ठीक है, अब इन दिस केस देयर इज हाई काउंटर पार्टी रिस्क। क्यों? क्योंकि तुम्हारी और जो मेरी डीलिंग है दैट इज द डायरेक्ट डीलिंग। ठीक है, इन द फ्यूचर डेट मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ।
राइट? राइट मैम। यस क्लियर हुआ सबको अब ओवर द काउंटर? यस यस मैम। ठीक है, देखो मेन डिफरेंस क्या है, जो ओवर द काउंटर है उसमें जो बायर एंड सेलर्स हैं, ठीक है, वो एक तरीके से यू कैन अज्यूम कि वो आमने सामने बैठ के डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर। अब एक्सचेंज ट्रेडिंग में क्या है, एक्सचेंज ट्रेडिंग में देयर इज द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व व्हिच इज द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यू डोंट नो तुम कौन से सेलर से अपना स्टॉक खरीद रहे हो। क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। देन आते हैं तुम्हारी conceptual defines पे financial institution की। क्या होता है financial institution? An establishment that focuses on dealing with financial transactions such as investment, loans and deposits, ठीक है। दूसरी डिफाइन क्या हो सकती है? financial institution is an organization which may be either profit or non-profit that takes the money from the client and place it in any of the variety of investment vehicle for the benefit of both client and the organization, ठीक है। मेनली क्या काम हो रहा है? तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ फंड्स हो रहा है। These financial institutions can be classified into then the banking institutions and the non-banking institutions, ठीक है। अब हम फोकस करेंगे तुम्हारे मेन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। क्या होते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस? बहुत इजी है, तो बताओ क्या काम करता है बैंक? Providing the fund to the needed to collecting the funds, providing the कैश funds. रिसीव करता है, डिपॉजिट कराते हैं, लोन कराते हैं, फाइनेंस कराते हैं। सबसे मेन पहला क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है। फिर क्या करता है वो? उस डिपॉजिट के बेसिस पे आगे लोन या फाइनेंस देता है, लोन राइट? दैट इज दी लोन प्रोवाइड करता है। दैट इज द मेन बेसिक फंक्शन ऑफ बैंक्स। Banks are the financial institutions that accept the deposits and provide loans, credit and other financial services to the individual and the business, right? अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो इन इंडिया क्या है कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई। इन यूएस क्या है? यूएस में कौन है? रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व, राइट। अब जो ये सेंट्रल बैंक है उनका काम क्या है? दे रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम, राइट? देन आल्सो दे एक्ट एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। अब इन इंडिया जो तुम्हारे बैंक्स हैं दे आर आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरीज हैं तुम्हारे? शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। अब शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं? These are those banks which are specified in the second schedule of RBI Act 1934, ठीक है। Then what is the basic capital requirement for scheduled bank? It is the minimum of rupees 5 lakh, please, ठीक है। अब सेकंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो तुम बोल सकते हो वो क्या है तुम्हारे? which are those banks which are not mentioned in the second schedule of RBI Act 1934, ठीक है। There is no requirement which are laid down by the central bank for these banks, for the non-scheduled bank, ठीक है। देन आते तुम्हारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक तुम्हारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। उसमें क्या है? तुम्हारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं? नबार्ड। ठीक है, नबार्ड हो गया। होते क्या और भी होते हैं रीजनल रूरल बैंक? बहुत सारे होते हैं। कोई भी एक एग्जांपल दो। क्या क्या समझ नहीं आया? मैम ये वो बैंक होते हैं जो क्लियर केवल नहीं आ उसी रही। रीजन, जो बस उसी रीजन तक रहते हैं, छोटे मोटे जैसे गांव में हो गए, मैम गाँव में हो गए, कोऑपरेटिव राइट। सोसाइटीज, जैसे ग्रामीण सेवा बैंक ऐसे टाइप के होते हैं। रूरल एरियाज में रहे होते हैं ज्यादातर ये। हर एरियाज के स्पेसिफाइड रीजन में बनाए जाते हैं। बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया, ठीक है। इस टाइप के बैंक होते हैं। इस बैंक ये कैसे सेटअप किए जाते हैं? इसमें 50% जो स्टेक होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट का होता है एंड 35% स्टेक इज ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो ये जो आरआरबीज होते हैं, जो तुम्हारे मेन प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनकी ही ब्रांचेस होती हैं। अलग अलग उनकी, तुम मान लो एक तरीके से उनका एक
सब्सिडी टाइप कुछ है। नया अच्छा कैसे करना क्या है? बोल इनमें रहे ही हो है कोई? क्या? जी ये सभी भेजी मैंने आपको। अरे ये सभी सर भेजी। 0 मिनट पे भी मैंने किसी की कराई है, ये वाली करा देख चुकी हूँ मैं। एयर की प्लीज म्यूट, हेयर हेलो, के म्यूट कर प्लीज लो म्यूट अंजलि। योरसेल्फ, जो भी जिसको भी अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन करनी है, तो कोई वो उसकी नो बीन ठीक है। जब तुम्हें रिप्लाई करना है, बाकी एक ड्यूटी आपकी देख लो सर। नोट हाँ बैक टू बैक ही कीजिए उन्होंने तो। मैम आप म्यूट कर दो इनको। आप म्यूट अंजलि कर दो सैनी ना हाँ मैं डिसेबल कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कौन है। मैम अंजलि सैनी। मैम अंजलि सैनी। कर दिया मैंने, डिसेबल कर दिया। देखो जब क्लास में रिस्पॉन्स करना हो ना, तभी अपने आप को अनम्यूट करना, क्योंकि फिर तुम्हारे आसपास की जितनी भी डिस्टरबेंस है वो सब आएगी क्लास में, ठीक है। आरआरबी क्लियर हुआ सबको? यस मैम, कंटिन्यू। ठीक है, चलो यस मैम। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? दीज आर द स्पेशल बैंक्स, ठीक है, which are formed under the section 22 of the Banking Regulation Act 1949, ठीक है। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बने क्यों थे? टू cater to the micro and cottage based enterprises and for the informal sectors, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस हो गए, जैसे तुम्हारी किराना शॉप्स हो गई, फार्मर्स हो गए, उनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर्म हुए थे, ठीक है। देन देयर आर द लोकल एरियाज बैंक। लोकल एरिया बैंक क्या होते हैं? दीज आर सेटल्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं डिटेल में। Local area banks are referred to as a small private bank with a low cost structures that provide the financial services limited by the area of operation, ठीक है। लोकल एरिया क्या मतलब है? एक प्रॉपर एक तुम्हारा स्पेसिफाइड एरिया है कि इसके बियॉन्ड तुम अपना काम नहीं करोगे, ठीक है। देयर आर स्पेसिफाइड बाउंड्रीज, ठीक है। दे आर मेनली एस्टैब्लिश्ड इन द रूरल एंड द सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है। अब इसमें भी आरबीआई ने रेगुलेशन लगाई कि मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, राइट। मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए इसमें लोकल एरिया बैंक से? 5 करोड़ का होना चाहिए। सम ऑफ द एग्जांपल क्या है तुम्हारे लोकल एरिया के बाद? कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड हो गया, या कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक का। दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर लोकल एरिया बैंक्स। देन आते हैं तुम्हारे स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक में आया तुम्हारा सेडबी। क्या सेडबी की फुल फॉर्म होती है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैनेजमेंट। कौन सा? से बोल दो, फिर से बोलो। Excuse me, ma'am. हाँ जी। One query here. For scheduled bank, the limit is for paid up capital is 5 lakh rupees only, and for the small banks, capital is 5 स्मॉल crore. फाइनेंस बैंक, देखो देखो ये जो तुम्हारी जो रेगुलेशन थी, दिस वाज रेगुलेशन ऑन इन दी 1934, मतलब उस टाइम जब क्लासिफाई किया ना उन्होंने शेड्यूल बैंक में, दैट एट दैट टाइम देयर वाज अ कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि दीज आर द शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। देन उसके बाद जब ये तुम्हारा लोकल एरिया बैंक सेटअप हुए, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, लोकल एरिया बैंक तो अभी सेटअप होना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा जो पेड अप कैपिटल का अमाउंट है दैट इज वो, ठीक है। अब ये जो लिमिट है इसकी, ये जो लिमिट है इस वो उस टाइम की लिमिट है जब ये बैंक सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई हुए थे, तो मैम ठीक है? अभी भी कोई भी बैंक फिर उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकता है ना? 5 लाख पेड अप कैपिटल होगी तो शेड्यूल बैंक के अंदर आ जाएगा वो। नहीं अभी नहीं आ सकता, मतलब अब जो इसकी रिक्वायरमेंट है ये इंक्रीज हो गई होगी। आई विल चेक एंड गिव इट टू यू कि क्या अब इसकी क्या बोल रहा है कोई? मैम लोकल एरिया बैंक्स की नीड क्यों पड़ी है, मतलब इनको ऐड किया गया? तो कोई भी देखो लोकल एरिया बैंक्स का भी देखो क्या है कि जैसे अगर कोई भी छोटा एरिया या फिर रूरल एरिया, ठीक है, सेमी अर्बन एरिया, ठीक है, जहाँ पे अब जो बैंकिंग है उसकी भी तो रिस्ट्रिक्शंस है ना, क्योंकि जो अगर मैं मान लू एसबीआई को कोई ब्रांच सेटअप करनी है, ठीक है, अब उस एरिया में ब्रांच सेटअप करने के लिए भी एसबीआई की बहुत सारी कॉस्ट होगी,
ठीक है, ठीक है। जो एसबीआई है वो भी देखेगा ना कि यहाँ पे मेरे को कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और यहाँ पे मेरे को सेटअप करने की कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो हर एरिया में एसबीआई हो गई या फिर जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है वो तो अपनी ब्रांचेस नहीं बना सकते। ठीक है, अब कुछ कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे प्राइवेट कंपनी ज्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे प्राइवेट कंपनीज हो गई जहाँ पे उन्हें लगा कि यहाँ पे हमारा ऑपरेशन ज्यादा है। ठीक है, देन दे टेक अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम द आरबीआई कि इस एरिया में हम अपना बैंक ओपन करना चाहते हैं। देन आरबीआई क्या करता है, उनको एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अगर तुम ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फुलफिल करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू सेट अप सम लोकल एरिया बैंक। ठीक है, अब उसकी जो जुरिडिक्शंस है, ठीक है, वो भी जो आरबीआई है वो भी उसको स्पेसिफाई करके लगता है कि जो तुम्हारी जुरिडिक्शन होगी विद इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स होगी, उसके बियॉन्ड तुम ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, देन आते हैं तुम्हारे मैम स्पेशलाइज्ड बैंक। हाँ जी, in that query only, so for scheduled bank we can मतलब इसमें इंक्लूड होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी, राइट? वो भी हो सकते हैं, कुछ आते हैं, राइट? हाँ, ठीक है। ठीक है, देन आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स पे। तुम्हें इसका न्यू अमाउंट में चेक करके बता दूंगी कि कितना पेड अप कैपिटल इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर द शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, अब आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक में। सबसे पहले आता है हमारा सिडबी। ठीक है, सिडबी की क्या फुल फॉर्म है? someone was telling it. Small Industrial Development Bank of India. Small Industrial Development Bank of India। ठीक है, क्यों सिडबी का फॉर्म हुआ? सिडबी क्यों फॉर्म हुआ था? MSME को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देन आता है तुम्हारा एग्जिम। एग्जिम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये किसको सपोर्ट करने के लिए फॉर्म हुआ? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की Exports. ट्रांजैक्शंस वगैरह। ठीक है, देन आता है तुम्हारा नबार्ड। नबार्ड किस लिए है? एग्रीकल्चर होता है तो ऑल एक इंडिया एक लेवल। करके बोलो, मुझे नहीं समझ आता फिर। मैम बोलो रूरल पूरा। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। रीजनल बैंक रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, देन आते हैं तुम्हारे पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स क्या है? तुमने जैसे बहुत देखे होंगे। मैम एयरटेल बैंक लाइक। एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। क्यों आए ये पेमेंट बैंक्स, क्यों आए? मैम पेमेंट से रिलेटेड के लिए। रिलेटेड के लिए? फिर से बोलो, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम पेमेंट से रिलेटेड जो छोटी मोटी पेमेंट्स करने के लिए, जैसे टोल रिचार्ज हो गया, मोबाइल सेटअप रिचार्ज की हो सकते हैं बैंक में, छोटे मोटे लोन भी देते हैं वैसे ये मैम। मैम जो रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब देखो, जो भी तुम्हारा मेन एक्सचेंज ऑफ फंड्स है उसको मेनली फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, चाहे वो तुम्हारे स्मॉल ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, देन आते हैं तुम्हारे कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते हैं बताओ? मैम कोई जो एग्जांपल कोऑपरेटिव दो। प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, एक एक बहुत ही डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है कोऑपरेटिव बैंक्स में, क्या होता है वो? मैम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं, उनका एक्ट होता है अलग से, हाँ वो तो कोऑपरेटिव चलो ठीक सोसाइटी है। एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता क्या है मतलब उसमें? एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की नीड्स को पूरा करते हैं। मैम ये कस्टमर्स ही ओन करते हैं और तुम्हारे को क्या करते हैं? हाँ कोई। I'm just guessing, ma'am. I'm not sure, but I think कि लो इंटरेस्ट रेट पे रूरल एरियाज के लोगों को लोन प्रोवाइड कराना। नहीं नहीं, बैंक देखो एक क्या देते हैं वेलफेयर को, एडी के वेलफेयर को, प्रॉफिट को, रिगार्डिंग टू प्रॉफिट। और जब नॉर्मल बैंक होते हैं वो प्रॉफिट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं।
can you please repeat? You was not audible. किसने अभी आंसर दिया था? नहीं समझ आया, प्लीज दोबारा रिपीट करो. मैम ये मैम फुली गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं होते और इस कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो ओन्ड बाय कस्टमर्स ही होते हैं. इसमें मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऐसा बनते जाते हैं. फिर ये राइट मैम सर्विसेज अलग अलग टाइप के Right. सर्विसेज देखो, प्रोवाइड करते हैं. गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं होते बट दे हैव देयर स्पेशल रेगुलेशंस. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, राइट, यू वर राइट, कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं कि ठीक है, तुमने बैंक से कोई लोन लिया. ठीक है, सबसे पहले ये कैसे, इनका फंड कैसे होता है? फ्रॉम द पूल ऑफ फंड. ठीक है, लोग इसमें आके, जो फॉर एग्जाम्पल तुम इसके शेयर होल्डर हो, ठीक है, तुम इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे, देन ये पैसे क्या करेंगे, ये किसको लेंड किया. ठीक है, अब ये जो इनका बोरोवर है, this borrower is also becomes the shareholder of that bank. ठीक है, that is how कि they function. ठीक है, जो भी इनका जो pool of fund है वो कहाँ से आ रहा है? इनके members के थ्रू ही आता है. एंड दे आर नॉट ओवन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट से तो गवर्न होते ही हैं बट दे हैव देयर स्पेशल रेगुलेशंस. ओके मैम. ठीक है, अब देखो ये जो है ये आरबीआई ये बैंकिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं. तुम्हारा सब लिंक है. वेट, कोई आरबीआई का पेज विजिबल है? Yes. ऑडिबल? यस मैम. ठीक है, देखो इसमें तुम्हारे सारे बैंक हैं. सबसे पहले है क्या है तुम्हारे? एसबीआई एंड एसोसिएट. एसबीआई के जितने भी बैंक हैं. ठीक है, अब तो एक ही है. ठीक है, ये एसबीआई हो गया तुम्हारा. देन देयर आर योर नेशनलाइज बैंक, मतलब ये दिस इज द हाइपरलिंक. तुम जिस पे भी क्लिक करोगे उस साइड तुम ऊपर होगे. देन हेड ऑफिसेस ऑफ योर नेशनलाइज बैंक. अब नेशनलाइज बैंक में क्या है? तुम्हारे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक. देन कम्स योर प्राइवेट इंडियन बैंक. अब प्राइवेट बैंक्स में कौन से? तुम्हारे एक्सिस बैंक हो गया, सिटी यूनियन, धनलक्ष्मी, डीएसबी, ये सारे क्या है तुम्हारे? अराउंड 21 इज योर प्राइवेट बैंक. ठीक है, और तुम्हारे लोकल एरिया बैंक्स में क्या है? कोस्टल लोकल एरिया बैंक है, कृष्ण भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक है. ठीक है, ये कहाँ पर है? विजयवाड़ा में है, ये तेलंगाना में है. देन आते हैं योर स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक में तुम्हारे क्या है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है. ये सारे तुम्हारे एग्जाम्पल किसके हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक के. ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? यस मैम. यू आर आस्किंग फॉर द एग्जाम्पल. इस लिस्ट में तुम्हारे सारे बैंक्स की लिस्ट है. ठीक है, देन आते तुम्हारे पेमेंट बैंक. पेमेंट बैंक में क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है. ठीक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड है. ठीक है, अब ये क्या है? ये तुम्हारे जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस इंडिया में है, ठीक है, उनकी लिस्ट है. ये सारे तुम्हारे फॉरेन बैंक्स है, अराउंड 44. देन आते हैं तुम्हारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, अब ये लिस्ट है तुम्हारे कोऑपरेटिव बैंक्स की. ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है. ठीक है, देन हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है. ये सारे क्या है? तुम्हारे कोऑपरेटिव बैंक है. देन आते हैं तुम्हारे आरआरबी में. हम आरआरबी भी देखो, रीजनल वाइज आरआरबी है. ठीक है, फर्स्ट तुम्हारे अगर तुम देखोगे आंध्र प्रदेश में तुम्हारे 3 रीजनल रूरल बैंक्स हैं. ठीक है, क्या क्या है? आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक या. देन तेलंगाना में तुम्हारे 2 आरआरबी हैं, असम में, अरुणाचल में. एरिया वाइज तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी मेंशन है इसमें. ठीक है, गुजरात में क्या है? तुम्हारा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक है.
स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट जितने भी तुम्हारे आरआरबी है ना इस पे मेंशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गए तुम्हारे प्राइवेट बैंक, जो हमने ऊपर भी देखे थे, लिस्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स आ गई, लिस्ट ऑफ लोकल एरिया बैंक्स है, लिस्ट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब हम देख चुके हैं ऊपर। लिस्ट ऑफ योर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमने पढ़े थे अभी, रेगुलेटर्स जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स थे तुम्हारे, देन आरआरबी फॉरेन बैंक। ठीक है, इस लिस्ट में किसी कोई डाउट है? नो नो मैम। अभी ये लिस्ट क्या है, जो भी तुम्हें एग्जाम्पल इसमें कोट करने होंगे, इसमें से जिसमें भी तुम्हें कोई स्लाइड विजिबल है ना सबको? यस मैम। यस मैम। अब इसमें से जिसके भी तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए होंगे, इट इज देयर इन दिस लिस्ट। ठीक है, अब कोई किसी को डाउट है? नो मैम। एंड इज दी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी बोलते हैं उसको। क्या होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? बोलो। Ma'am, these are the financial institutions which are providing the loan financial services to the employee, but they are not under the register of the bank, but they are listed in under this SEBI, and if their profit is more than 90 crore, then they are under the non-bank financial companies like Sahara India. Right. Non-banking financial institutions basically क्या है? They provide their banking services to their customer, but main क्या है? They don't have the banking license. अब इनके पास बैंकिंग लाइसेंस का नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? They can't accept deposit from the public. ठीक है, सबसे मेन जो पेक्युलर डिफरेंस है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में यही है कि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, दे कांट एक्सेप्ट दी डिपॉजिट। ठीक है, non-bank financial companies, or also known as non-bank financial institutions, these are the financial institutions that offers various banking services but do not have banking license. ठीक है, these institutions are not allowed to take traditional demand deposit, readily available funds such as those in checking and safe deposits और current account में जो भी fund available होता है, they can't take those deposits. ठीक है, examples क्या है इसमें तुम्हारी? इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड वेंचर कैपिटल। These all come under the non-banking institutions. Now, अब क्या मेन डिफरेंस है तुम्हारा बैंकिंग से इसका? फर्स्ट, अभी हमने पढ़ लिया कि they can't accept the demand deposit. Second is they cannot form be the part of payment and settlement system. क्या मतलब होगा इसका? बताओ। रियल टाइम ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं कर सकते, आई मीन मैम जैसे हम जैसे चेक्स हम के थ्रू ट्रांसफर बैंक से सर्विसेज लेते हैं, कोई पेमेंट वेंडर पेमेंट्स करना या एक दूसरे को ट्रांसफर करना, वो सब इन सब में पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज अ बैंक काम नहीं करता। क्योंकि जैसे तुमने किसी को चेक दिया, ठीक है, वो चेक उसने डिपॉजिट किया, ठीक है, वो चेक क्या जाता है? क्लियरिंग हाउस के पास जाता है, देन वो तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट होके उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसका पार्ट है? इट इज द प्रोसेस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इन केस ऑफ एनबीएफसी तुम उस केस में चेक ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब तुम किसी के फेवर में एनबीएफसी का चेक इशू नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चेक क्लियर ही नहीं होगा। They are not the part of payment and settlement system. Clear हुआ? Then the last, clear है ना सबको? यस मैम। इंडियन Yes, पोस्ट भी ma'am. मैम ऐसे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, जिसमें हम इन्वेस्ट तो कर सकते हैं बट
वो एनबीएफसी में ही तो आएगी वो भी। हाँ जी, जो भी मतलब ऐसी सर्विसेज जिसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो बट यू कांट इशू देयर चेक। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी होगी कि तुम किसी इंश्योरेंस कंपनी का चेक ड्रॉ कर सकते हो, तो वैसे भी तुम्हें चेक की कोई फैसिलिटी देती नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी एनबीएफसीज होती हैं उसमें तुम कोई चेक या इशू नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर ट्रांसफर ऑफ फंड नहीं कर सकते। फिर आता है तुम्हारा डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या होता है? अब जितने भी तुम्हारे बैंक्स हैं वो तुम्हें एक डिपॉजिट इंश्योरेंस देते हैं। कितने का अमाउंट होता है? करंटली बताओ। 5 लाख है मैम, 5 लाख। 5 लाख। क्या होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस वैसे? मैम अगर कल को बैंक डूब जाए और हमारा मान लीजिए 6 लाख रुपए बैंक में, तो 5 लाख तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, वो सिक्योर है हमारा अमाउंट 5 लाख तक का बैंक में। ठीक है, तो अगर बैंक में तुमने पैसा रखा है तो बैंक प्रोवाइड यू दी डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी कि 5 लाख तक का अमाउंट तो वो तुमको दे देगी। ठीक है, बियॉन्ड दैट अमाउंट नहीं देगी, बट 5 लाख मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट वो दे देगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ एनबीएफसी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। ये भी मेनली हमने पढ़ लिया है। ये भी आई थिंक अब क्लियर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कैपिटल मार्केट एंड मनी Ma'am, मार्केट। one question related to NBFC. हाँ जी, Are they regulated by RBI only, or is आरबीआई there any आरबीआई other? नहीं, आरबीआई। Okay, so they are not registered under Companies Act. दे आर मतलब सम ऑफ देम आर रजिस्टर्ड। ठीक है, मतलब ऑल मतलब मेनली रेगुलेशंस नहीं है उनके लिए। ठीक है, बट जो भी उनकी गवर्निंग रेगुलेशंस है दे हैव टू फॉलो द आरबीआई रेगुलेशंस। Okay. ठीक है, देन आते हैं हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेट्स पे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ लिया, कैपिटल मनी मार्केट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा नहीं कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है तुम्हारे, और या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, इक्विटी बेस्ड होते हैं, डेट बेस्ड होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। इक्विटी बेस्ड है ओनरशिप है, डेट बेस्ड में क्या है तुम्हारे लोन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, इक्विटी बेस्ड में क्या हो सकते हैं तुम्हारे स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए। डेट बेस्ड में क्या है तुम्हारे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई फर्दर डिस्कशन करने की जरूरत है। एनीवन जिसको क्लियर नहीं है? मैम क्लियर, ऑल क्लियर। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म मार्केट्स है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं तुम्हारे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, कॉल मनी हो गया। ठीक है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आ गए, दीज ऑल अंडर कम्स अंडर दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है तुम्हारे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वारंट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है तुम्हारे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया। देन फाइनेंशियल सर्विसेज मेनली तुम्हारी फंड बेस्ड सर्विसेज होती है, फी बेस्ड सर्विसेज होती है। पहले तुम एग्जांपल दो, क्या होता होगा फंड बेस्ड सर्विसेज एंड फी बेस्ड सर्विसेज का, बताओ। मैम एनीवन? फी बेस्ड सर्विसेज तो हो गए जिसमें कोई फीस लगती है कोई सर्विस लेने के लिए। ठीक है, राइट। जैसे कि सोचो फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग सर्विसेज है। हाँ ठीक है, यस मैम। उसमें क्या है कि तुम्हारे पर अमाउंट पे तुम्हारा रेट फिक्स है, तुम्हारा कमीशन चार्जेस फिक्स है। ठीक है, मैम दैट इज दी फी बेस्ड सर्विसेज। मैं फंड बेसिस पे कैश क्रेडिट लाइक ओवरड्राफ्ट। चलो ओवरड्राफ्ट जहाँ पे मोस्टली तुम्हारा फंड इन्वॉल्व है, इट इज नॉट द फिक्स परसेंटेज। ठीक है, बट तुम्हारा ओवरऑल मेन चंक ऑफ अमाउंट तुम्हारा इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे तुम्हारे लोन्स हो गए, फॉर एग्जांपल लोन्स में तुम्हारा ओवरड्राफ्ट आ गया। ठीक है, लीजिंग सर्विसेज हो गई। ठीक है, मॉर्गेज हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया। ठीक है, दोज आर कम्स अंडर योर फंड बेस्ड सर्विसेज, जिसमें तुम्हारा मेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है। इट इज नॉट योर परसेंटेज या फिर कुछ कमीशन नहीं है, उसमें एक पूरा होलसम अमाउंट है। या मैम इसमें एडवाइजरीज फीस लगते हैं इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट और लेंडिंग। फी बेस्ड सर्विसेज में। या इसी में। ठीक है, तो अब ये
यहाँ पे हम ये खत्म हुआ तुम्हारा ये पूरे जितना भी तुम्हारा ये फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन का सिलेबस है ना, इसका ये ओवरव्यू था। ठीक है, अब तुम्हारा जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज ऑन द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड डिसइंटरमीडिएशन। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है, पहले तुम लोग बताओ क्या होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। बताओ। मैम मैम कोई दो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बीच में मीडिएशन मे बी। हाँ जी, और कोई जितने भी मैम बैंक इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं हमारी एक बैंक्स ट्रांजैक्शन को वगैरह। प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, मैम बैंक्स इसमें वगैरह चलो फंड्स को मैम इसमें फंड्स को चैनलिंग करते हैं सेवर्स टू बोरो से, टू बोरोवर्स। ठीक है, या एनबीएफसी से इसका वो बैंक का होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल से। नॉन बैंकिंग मतलब अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तुम्हारे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बट मेनली क्या है तुम्हारा चैनल ऑफ फंड्स ही है इसमें। ठीक है, कि देयर इज सम मिडलमैन बिटवीन योर बायर एंड द सेलर ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब वो मिडलमैन क्या हो सकते हैं, तुम्हारे बैंकर्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो सकते हैं, those who facilitate in the buying and the selling of financial products and services between two or more parties। क्लियर हुआ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सबको? कुछ टफ नहीं है, मतलब कि तुम्हारा एक बोरोवर है, एक डिपॉजिटर है, एक बोरोवर है, उनके बीच में एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है या फिर एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, दैट इज योर मिडलमैन। ठीक है, वो है क्या प्रोसेस है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब क्लियर है? नहीं मैम, एक बार बोलो। और बता दीजिए। देखो, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या है कि एक तुम्हारा बायर है, ठीक है, एक तुम्हारा सेलर है। ठीक है, इन दोनों की डीलिंग कराने के लिए देयर इज सम पर्सन इन्वॉल्व। ठीक है, एक मिडिल मैन इन्वॉल्व है। ठीक है, अब वो मिडिल मैन को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। ठीक है, अब तुम अगर डिपॉजिटर एंड बोरोवर के केस में देखोगे तो उस केस में कौन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है, तुम्हारा बैंक। ठीक है, बीइंग अ डिपॉजिटर तुम डायरेक्टली किसी बोरोवर को जाके तो लोन नहीं देते हो ना, बैंक लोन देता है। ठीक है, तुम क्या करते हो, अपने जो फंड्स हैं उनको बैंक में डिपॉजिट करते हो। ओके मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। देन द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एन इंटरमीडिएट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर अ क्लाइंट टू स्टोर मनी एंड एसेट्स। तुम अगर बैंक का एग्जांपल लेके चल रहे हो तो बैंक में तुम अपने एसेट्स, अपनी मनी को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, दे प्रोवाइड अ प्लेस वेयर द क्लाइंट कैन स्टोर देयर एक्सेस मनी। दे गिव द काउंसिल एंड एडवाइस ऑन हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट मनी। ठीक है, अगर तुम बैंक में, अगर तुमने अपने फंड मेंटेन करके रखा है तो बैंक तुम्हें एक एडवाइजरी सर्विस भी देती है कि सर आप इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कि देखा है कभी बैंक आजकल करता है ऐसा, यस मैम। यस मैम, है ना? कई बार। कई बार करता है कि ये म्यूचुअल स्कीम अवेलेबल, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, कि या फिर ये इंश्योरेंस पॉलिसी आई है, ठीक है, कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो तुम्हें एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। दे कन्वर्ट द सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट कैसे कन्वर्ट करता है, तुम्हारे पार्ट पे इट इज द सेविंग, देन उसने क्या किया, इट प्रोवाइडेड लोन टू द बोरोवर्स। ठीक है, दैट लोन विल बी इन्वेस्टेड इनटू द सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, और इट कैन बी यूज्ड फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस। ठीक है, then they provide the long and short term loans to help them finance investments and assets। सेम पॉइंट है, उसका इलैबोरेशन है ये। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। देन आते हैं हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरमीडिएशन पे। अब मेरिट्स में क्या पॉइंट्स है तुम्हारे पास, मेरिट्स में क्या है, इट इज दी स्पेशलाइज सर्विसेज। स्पेशलाइज सर्विसेज है, ठीक है, बैंक जो अगर तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इट हैज दी स्पेशलाइजेशन इन दैट डोमेन। देन है फाइनेंशियल इंक्लूजन। कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है बताओ? बताओ।
हाउस होल्ड जो मनी सेव करते हैं वो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए कंपनीज के पास जाते हैं, तो एलोकेशन होता है। एलोकेशन ऑफ फंड्स है, चलो ठीक है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स है, ठीक है। और क्या है, अगर बैंक ने सोचो तुम्हारा फंड तुमसे एक्सेप्ट किया, तुमसे डिपॉजिट लिए, ठीक है, उस डिपॉजिट को बैंक यूटिलाइज कैसे कर सकता है, वो अपनी एक रूरल सेक्टर्स में भी ब्रांच सेटअप करेगा, ठीक है, जितने भी रूरल एरिया में लोग हैं या फिर अनबैंक्ड लोन है उनको कोई टैप इन करता है, ठीक है। चलो तुम्हारे डिपॉजिट की भी बात नहीं करते, इन जनरल भी बैंक क्या ट्राई करता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी जिनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है उनको वो एक्सेस दे फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है। तो बीइंग अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, बैंक इज आल्सो हेल्पिंग इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। यस। देन आता है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। अब बताओ कैसे रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है। मैम बिकॉज सेविंग और लाइक एफडीज हो जिसमें रिटर्न गारंटीड होता है। फिर से रिपीट मैम करो, नहीं बहुत समझाया। मैम जैसे सेविंग्स अकाउंट एंड एफडीज हो गए तो उसमें जो रिटर्न होता है वो गारंटीड होता है। चलो गारंटीड होता है, हाँ। मैम और बैंक्स बहुत सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर करता है, लाइक जैसे ऑयल के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, और बहुत सारे जी। करेंसी का भी एक्सचेंज होता है, तो जो करेंसी के भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें भी करेंसी रिस्क को मैनेज करता है। लाइक मॉनिटरिंग। राइट। मैम ये पीपल्स को एक्सेस देता है सेविंग, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस इनेबल करने के लिए, हैंडल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, उसको नहीं इमरजेंसी समझ आया, एफएसएम। फिर से बताओ। मैम ये पीपल्स को एक्सेस देता है लोगों को सेविंग, क्रेडिट और इंश्योरेंस को इनेबल करने के लिए, उसके वो ठीक। फाइनेंशियल शॉक्स को हैंडल करता है और फाइनेंशियली इमरजेंसी, हाँ, इमरजेंसी इफेक्टिवली उसको वो करता है कि वो ज्यादा बेटर तरीके से हो सके। इमरजेंसी सर्विस तुम एक तरह से बोल सकते हो कि इमरजेंसी फंड तुम जैसे बैंक में अगर डिपॉजिट करके रखते हो, ठीक है। अब उसके क्या देखो, सेविंग्स अब जितने भी तुम लोगों ने जितने भी पॉइंट बोले रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, दे आर ऑल राइट। कैसे, देखो अब जब बैंक, अगर तुम डिपॉजिटर के बात पे देखते, योर मनी इज सेव्ड इन द बैंक, सेफ है उसमें वहां पे, ठीक है। तुमने अगर फिक्स डिपॉजिट में डाला, फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर सेविंग में डाला, ठीक है, उसमें एक सम अमाउंट तुम्हें मिलेगा रिटर्न का, ठीक है, वहां पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। फर्दर, अगर बैंक ने तुम्हारा डिपॉजिट से, ठीक है, कहीं पे किसी को लोन दे दिया, ठीक है, या फिर किसी फॉरेन करेंसी में तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब बैंक क्या कर रहा है, बैंक को भी इस केस में तो करेंसी रिस्क है, फ्लक्चुएशन रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज का, तो बैंक क्या करता है, इन दैट केस करेंसी फ्यूचर्स फ्यूचर्स बाय करेगा, ठीक है, ऑप्शंस में, मतलब डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में एंटर करेगा टू प्रोटेक्ट दी कॉर्पस दे हैव इन्वेस्टेड, ठीक है। ऑन एवरी पार्ट, मतलब इसमें क्या है, ऑन एवरी पार्ट जो बैंक है, दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर है सबको। यस मैम। ठीक है। देन आते हैं हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या है इसमें बताओ। मैम बिग जायंट्स को लोन प्रोवाइड करके इकोनॉमी तो चलो वो तो करता ही है, वो लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी लोन प्रोवाइड करता है। मैम ये इकोनॉमीज लार्ज ऑफ स्केल वॉल्यूम कैसे है। फंड्स देता है। एडवांटेजेस दैट लाइक मैम प्रोडक्शन और वैल्यू इंक्रीजेस करना। मैम इसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को काफी कम कर देता है और लार्ज वॉल्यूम को ये फंड्स प्रोवाइड करता है, और ये फाइनेंशियल सर्विस ज्यादा इफेक्टिवली ये प्रोवाइड करता है, ज्यादा मोर इफेक्टिव करता है ये। ठीक है। देखो और इंक्रीज है ना। क्या होता है, एनीवन एल्स। मैम फंड्स को अलग अलग सेक्टर में डाइवर्स करना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम क्योंकि हाँ, बल्क बोलो। में पैसा मैनेज करता है, तो ये इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी कंपनीज के साथ होता है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि देखो अब तुम लोगों के सारे पॉइंट्स सही हैं, ठीक है। देखो डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में इन्वॉल्व कर रहा है, फ्रॉम द लार्ज कॉर्पोरेट टू द स्मॉल अकाउंट्स, ठीक है। जो भी जैसे जनधन योजना है, उनको भी तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना वो, ठीक है। जो स्मॉल अकाउंट्स है उसमें भी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है।
एक लार्ज कॉर्पोरेट, ठीक है, मल्टी बिलियन कंपनी होगी, उसको भी लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बैंक का जो पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, या फिर पोर्टफोलियो में उसका डिपॉजिट तुम मान लो, इट इज वेरी ब्रॉड, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू रिड्यूस देयर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तुम क्या बोल सकते हो, इन दिस केस दे आर एबल टू डाइवर्सिफाई। हाउ? क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर उनका जो लोन है, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा, नहीं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लोन देते हैं, वो ऑटोमोबाइल में भी देते हैं, हॉस्पिटैलिटी में भी देते हैं, इन द वैरायटी ऑफ सेक्टर्स दे आर लेंडिंग, ठीक है। देन आता है तुम्हारा पॉइंट लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी एंड टाइमिंग। अब लिक्विडिटी का क्या मतलब है? अब ऐसा तो नहीं है ना, अगर तुमने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करे, बैंक 100 ही किसी और को लेंड कर देता है, इज इट पॉसिबल? नो मैम। तो क्या मैं करेगा ऐसे बताओ? मैम कन्वर्ट करता मैम है क्रेडिट देता है, बोरो कर देता है। विदाउट क्या वैल्यू। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। इसके मैम ये कैश लाइक फ्लो होते हैं इकोनॉमी में, और ये बोरो करके क्रेडिट्स वगैरह भी देते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, बोरो क्रेडिट तो करते देता है, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करे, तो ये 100 के 100 बैंक आगे लोन पे दे देगा। मैम नो ये मैम, इंश्योर करता है कि इसमें रिजर्व कैश फ्लो। रखेगा जो आरबीआई की गाइडलाइंस के उस पे रखे। मैम आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से 5% रखना पड़ता है, बाकी को बोरो कर सकता है, दे सकता है मतलब बैंक आगे। ठीक है, 5%। देखो जो आरबीआई की गाइडलाइन पे अगर तुम देखोगे, देयर इज सम रिजर्व जो बैंक को मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे बैंक आरबीआई गाइडलाइन क्या बनाता है, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई, ठीक है, कि इतनी बैंक को रिटेन करके रखनी है अपनी कैपिटल, ठीक है, या फिर इतने अमाउंट से ज्यादा बैंक लेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं लेंड कर सकता? अगर बैंक ने फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बैंक है, ठीक है, उसमें एक मैं हूँ, एक तुम, मैं डिपॉजिटर हूँ, तुम लोग बोरोवर हो, ठीक है। मैंने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है। अब जो ये मैंने डिपॉजिट करे, इट इज इन दी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है? मैं कभी भी ऑन डिमांड ये विड्रॉ कर सकती हूँ, राइट, है ना? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट बैंक ने क्या किया, ये 100 रुपीज किसी सामने वाली पार्टी को A to Z को लोन पे दे दिए, ठीक है। ऑन इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा एवरी मंथ, और 100 रुपीज दे दिया। अब नेक्स्ट डे मैं बैंक के पास गई कि मुझे ये 100 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। क्या बैंक ये मेरे को 100 रुपीज अब वापस कर सकता है? नो मैम। तो आगे दे दिए, नो मैम। नहीं कर पाएगा ना। तो अब क्या, बैंक इसलिए ऐसे काम नहीं करता, ठीक है। बैंक अपने क्या है, जितने भी डिपॉजिट है उसमें से कुछ पोर्शन वो रिटेन करके रखता है। क्यों रिटेन करके रखता है? कि ऑन डिमांड कोई भी विड्रॉल उसके पास आ सकता है, ठीक है। दैट्स हाउ दे इंश्योर द लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी मेंटेन रहे। अगर सोचो, अगर मैं बैंक के पास गई तो बैंक ने बोला कि मैं तो दे नहीं सकता, ठीक है, तो अब जो जितने भी मेरे आसपास के जितने भी डिपॉजिटर्स थे, ठीक है, वो सब बैंक से डिमांड करने जाएंगे कि नहीं नहीं, मेरे को तो विड्रॉ करने हैं, कि तुमने तो मेरा पैसा गायब कर दिया, राइट। तो ऐसे बैंक काम नहीं करता, दे हैव टू इंश्योर द लिक्विडिटी ऑफ फंड। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा टाइमिंग का। मैम ये है टाइम वैल्यू एंड मनी। लाइक हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं, टाइमिंग का क्या पॉइंट होगा बताओ इसमें? मैम इसमें ये मेरी का काम मैम टाइमिंग मतलब किसी भी टाइम पे अपने फंड को एक्सेस कर सकते हैं वांट टू इन्वेस्ट। मैम जैसे रियल टाइम ट्रांजैक्शन होती है, तो हम कहीं पे भी बैठ के कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, घर में भी बैठ के पासबुक चेक कर सकते हैं, तो मतलब टाइमिंग को सेव करता है फाइनेंशियल सिस्टम मेंटेन। मैम इसमें जो है टाइमिंग का, तो इसमें टाइमिंग का जो प्रोसेस है, इट इज हाउ, कि जैसे अगर मैंने अपने बैंक पे पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल मेरा 1 ईयर का, ठीक है, तो क्या वो 1 ईयर का जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल इट इज ऑफ 1 लाख। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी अनम्यूट किया हुआ है अपनी, देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। थैंक यू। देखो टाइमिंग का क्या पॉइंट है, कि जैसे अगर मैंने एक डिपॉजिट किया बैंक में, फिक्स डिपॉजिट फॉर अ ईयर, ठीक है, 1 लाख का डिपॉजिट है वो, ठीक है, अब उस 1 लाख को बैंक ने आगे लोन पे दे दिया फॉर द 10 इयर्स, ठीक है। इज दिस टाइमिंग और मैचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मैचिंग ऑफ कैश फ्लो इज करेक्ट?
बताओ। नो मैम, एक नो मैम, एक शॉर्ट, हाँ बोलो नहीं मैम, बोलो, आपने जो कोई कुछ पूछा बोल रहा था। टाइमिंग मैच, नहीं मैम इसी का जवाब दे दो, आपने कहा टाइमिंग मैच होती तो नो बोला। हाँ, पर क्यों करेक्ट नहीं है? क्यों क्या किया उसने? एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को उसने एक लॉन्ग टर्म फंड में डाल दिया। ठीक है, अब यस जब वो मैम, 1 साल बाद कोई वो पैसा विड्रॉ करने आएगा तो क्या बैंक दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। तो दे हैव टू मैच, उनकी जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनके टाइमिंग्स मैच करने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो बैंक में क्या है, लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किसने अनम्यूट किया हुआ है? देखो, जब तुम्हें आंसर देना होगा ना तभी अपने आप को अनम्यूट करा करो प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं। देन आते हैं, ये सारे हमारे क्या आते हैं? मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स जिसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएट को फोकस करना होता है। ठीक है, दीज आर द बेनिफिट्स। ठीक है, देन आते हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स। ठीक है, व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब फर्स्ट इज द हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट का क्या मतलब है? मैम बैंक का खुद का भी मैम हाई कॉस्ट लगता महंगा है, पड़ता है। रेंटल देना पड़ता है, मैन पावर करनी, सबकी सैलरीज वगैरह। राइट, जितने भी बैंक के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स मान लो, ह्यूमन रिसोर्स मान लो, ठीक है, जितनी भी उसकी एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट होगी। जैसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करते हैं, जब हमने बात करी थी लोकल एरिया बैंक्स की, ठीक है, कि क्यों बनाते हैं, ठीक है, तो बैंक को अपनी ब्रांचेस एवरी एरिया में सेटअप करना इज द कॉस्टली अफेयर। ठीक है, हर छोटे छोटे एरिया में तो बैंक अपनी ब्रांच नहीं सेटअप कर सकता ना। यस मैम। क्लियर है सबको? ठीक है, देन आता है तुम्हारा लो डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन। क्या मतलब होगा इसका? मैं मतलब अगेन इट इज मार्केट रिलेटेड। हाँ बोलो मार्केट बोलो। पेनिट्रेशन कम है, कि बैंक सभी रीजनल जगहों को, लोकल जगहों को नहीं रीच कर पा रहा। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको नहीं पता फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो अभी भी अपने घर में पैसा सेव करते हैं, तो मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है। राइट, कि जहाँ पे बहुत सारे अनबैंक्ड लोग हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल नहीं कर पा रहे हैं। देन देयर कुड बी अ डिफरेंट गोल्स। अब डिफरेंट गोल्स बताओ कहाँ पे आएगा? देखो, अब जितने भी, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक देखूं, ठीक है, ऑल्दो दे आर गवर्न्ड बाय द आरबीआई, ठीक है, बट उनका प्रॉफिट मेकिंग का गोल तो होता ही है ना, राइट? तो यस क्या मैम, तुम एक प्राइवेट बैंक को बोल सकते हो कि एक छोटे से सिक्लूडेड एरिया में जाके अपनी ब्रांच को सेटअप कर लें? नो नो मैम। मैम, अगर उनको अपना आर प्रॉफिट दे नहीं विलिंग दिखेगा टू तो वो डू इट? जाएंगे नहीं। नो मैम। नो, जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो देयर विल बी द मिसमैच इन देयर गोल्स। ठीक है, देन टू मच डॉक्यूमेंटेशन इज द लास्ट पॉइंट। टू मच डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है बताओ? मैम जब लोन एडवांस करते हैं तो कोलेटरल रिक्वायरमेंट होती है, और अगर कोई होम लोन लेना है या कुछ उसके लिए, तो वो बहुत सारी डिमांड्स करते हैं। पेपर वर्क, मोर पेपर वर्क। मैम पेपर वर्क राइट, कई बार तो तुम अपना ही अगर पैसा वापस तुम, लेने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ, उसमें भी बहुत सारा पेपर वर्क होता है। ठीक है, यस सर, कोई भी विड्रॉल अगर तुम्हें करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हें एक लार्ज अमाउंट का विड्रॉ करना है, तुम्हें अपने अकाउंट से तुमने 1 लाख रुपए विड्रॉ करना है, देन बैंक विल आस्क कि पैन कार्ड दो अपना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें बैंक से लोन लेना है, तो लोन, एक हाउसिंग लोन करने के लिए ऐसा नहीं है कि बैंक तुमसे एक सिंगल पेपर साइन करेगा, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स। तुम्हें साइन करके देने होंगे। ठीक है, अब तुम्हें बैंक में इवन सोचो तुम्हें सेविंग अकाउंट भी ओपन कराना है, तो सेविंग अकाउंट करने के लिए भी एक तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, देन तुम्हें एक ई-केवाईसी का फॉर्म देंगे। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स जो तुम्हें फिल करनी पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अवेल दी फैसिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अब तुम लोग तो चलो एजुकेटेड लोग हो, ठीक है, अब कोई भी विलेज में कोई बंदा रहता है, फॉर देम दीज पेपर्स आर टू मच। ठीक है, ये केवाईसी का भी फॉर्म फिल करना है, अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, नेट बैंकिंग का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो दीज आर दी योर ड्रॉबैक्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। क्लियर है सबको? यस मैम।
यहीं पे आज हम खत्म करते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू योर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी एबल टू कंप्लीट योर फर्स्ट यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा ग्रो थ्रू करके आना एंड हाँ जी बोलो, मैम फर्स्ट यूनिट हुआ नहीं है? ठीक करके बोलो। मैम भाई फर्स्ट यूनिट नहीं हुआ। फर्स्ट यूनिट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ओके मैम। आधा हो गया, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। मैम ये पीपीटी आप शेयर करोगे? नहीं अरे तुम पूरे सेमेस्टर अच्छे से पढ़ो फिर कर दूंगी अगर। मैम बाद में फिर क्या फायदा जब पेपर आ जाएंगे तो। पेपर से पहले ही दूंगी ऑब्वियसली, पेपर के टाइम थोड़ा ना दूंगी। मैम पेपर से पहले इतना कुछ नहीं पढ़ पाते ना, अभी टाइम टू टाइम चैप्टर टू चैप्टर नहीं नहीं पढ़ते अभी तो नहीं दूंगी, वरना तुम लोग क्लास में नहीं आओगे मुझे पता है। मैम चलो बुक्स पहले भी अभी पहले नहीं यहाँ पे हम एंड कर दे, वेट फॉर अ मैम सेकंड, आपकी ठीक है। आई क्लास विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, मैं आया था, मैं संडे वेट को फॉर अ आया था। सेकंड। मैम रिकॉर्डिंग मैं संडे रिकॉर्डिंग को स्टॉप आया कर था। दीजिए एक बार, चुप है। फालतू की चीजें जस्ट रिकॉर्डिंग। वेट फॉर अ सेकंड। ठीक है अरे बाद में रुको, सब कुछ कर मैम दूंगा, आपकी ठीक है। क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं अरे करनी। हरिंदर भाई रुक जाओ एक सेकंड। चलो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। पहले हम तुम नेक्स्ट क्लास में अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आओगे, ठीक है। यस मैम।